बीजेपी संविधान को खतरे में डाल रही है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के वोटों को हाईजैक करने के लिए संविधान खतरे में नारा लगाया। संविधान को बीजेपी से खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के लोगों का विभाजन किया। कांग्रेस कभी भी हमारे लोगों के हक और अधिकारों के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कभी भी समर्थन में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस के लोग करते थे। इसी तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग और समर्थन करने वाली पार्टी है, उसको किसी प्रकार की कोई कानूनी बंदिश नहीं है और वो कानून के बंधन के बगैर अगर होता है तो कर दीजिए। बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग और समर्थन कर सकते हैं और ये उनको करना चाहिए। पासपोर्ट मालूम है ना आपका? पासपोर्ट मालूम है ना? पिछले 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने संविधान बचाने का नारा लगाया, मगर संविधान बचाने के पहले संविधान खतरे का नारा लगाया कि संविधान खतरे में। तो संविधान खतरे में है कि इस बात का प्रभाव सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के दिमाग पर होता है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के वोटों को हाईजैक करने के लिए संविधान खतरे में नारा लगाया। पहले लगा कि संविधान खतरे में हम बचा सकते हैं। बीजेपी संविधान को खतरे में डाल रही है। संविधान को बीजेपी से खतरा है। अरे इस तरह का लगातार अभियान चलाया गया और फिर बाद में कहा गया कि हम लोग संविधान बचाने का काम करते हैं। ये करने के पीछे अनुसूचित जाति के लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अनुसूचित जाति के लोगों का वोट हम लोग इस मुद्दे पर हाईजैक कर सकते हैं। ये कैलकुलेटेड सोचता, ये रणनीति थी। ये रणनीति थी ब्राह्मणों की कि पहले नंबर पर संविधान खतरे में है और संविधान को हम बचा सकते हैं, इसका प्रभाव अनुसूचित जाति पर होगा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इस मुद्दे का असर अनुसूचित जनजाति पर होगा। तीसरे नंबर पर इस मुद्दे का असर माइनॉरिटी पर होगा और माइनॉरिटी में मुसलमानों पर होगा और चौथे नंबर पर इस मुद्दे का असर OBC के ऊपर होगा। तो चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों के वोटों को हाईजैक करने के लिए लगाया। ये रणनीति बनाई। इनको कुछ देना ही नहीं है, इनको देना कुछ नहीं है। देने के लिए तो कोई एजेंडा बनाना पड़ेगा। देना कुछ नहीं है, बचाते हैं हम लोग, बचा रहे हैं। और हमने अब 240 सीटें जीत लिया। कांग्रेस ने तो बीजेपी को हमने कमजोर कर दिया। ये बीजेपी की सीटें जो है, जो 272 सीटें चाहिए थी, बीजेपी को 270 सीटें हमने मिलने नहीं दिया। यही बचाया हमने, यही बचाया। और जब बचा दिया है तो अब आपको कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, बचा लिया ना। ये समझ में आया? बचा लिया, हमारे लोग कहा बचा लिया ना। अब क्या करना है आपको? हमने कहा बचाने का और बचा लिया। अभी आपके लिए 5 साल कुछ करने की जरूरत है क्या? आपको वादा किया बचाने का, बचा लिया। ये एक रणनीति थी। इस बात को हम लोगों को थोड़ा ठीक से समझना होगा। ये रणनीतिक मुद्दा है। चुनावी एजेंडा बनाने के पीछे एक रणनीतिक मुद्दा था कि ये जो मानसिक के लोग हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, इन्हीं लोगों का तो इनके अंदर ज्यादा प्रचार प्रसार है। यही लोग तो करते रहते हैं।
संविधान की बातें तो यही करते रहते हैं। तो ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो वोटर है, ये तो इनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, वाम सेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और फिर बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये जिस अनुपात में शिफ्ट होगा, उस अनुपात में कांग्रेस कमजोर होगी। काशीराम जी के इमरज के बाद ही ना कांग्रेस कमजोर हुई। तो कांग्रेस जो भारत में कमजोर हुई, वो तो काशीराम जी के इमरजेंसी के बाद में हुई। उनका जब इमरजेंस हुआ, काशीराम जी जब इमर्ज हुए, उसके बाद कांग्रेस कमजोर हुई। अगर आप थोड़ा सा इतिहास अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा। 84 के बाद कांग्रेस का शरण शुरू हो गया। कांग्रेस का शरण जो है वो 84 के बाद शुरू हुआ। तो इस तरह से कांग्रेस के लोगों ने यह अनुमान लगाया, एनालिसिस किया कि SC ST के मेजर वोट, पहले नंबर पर SC के वोट कांग्रेस को मिलते थे, ये 15% वोट है। और आपको पता है 2-3%, 2-4% वोटों से हार जीत होती है। ये 15% वोट तो ब्लॉक संविधान खतरे में बोलते ही हम लोगों की झोली खाली हो गई, जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी झोली हो गई खाली, और कांग्रेस की झोली भरा भरा के तैयार हो गई। ऐसा हो गया नहीं ये चुनाव। जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको वो लोग वोट नहीं मिले। जो लोग संविधान को खतरे में डालने का काम किया, संविधान के विरोध में तो कांग्रेस का रिकॉर्ड ज्यादा है कि उन्होंने संविधान के विरोध में ज्यादा काम किया। अब ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के लोगों का विभाजन किया। ये बात मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए था। तो उन्होंने इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर वहां ओबीसी का मुद्दा विभाजित करने के लिए उपयोग किया, मगर अनुसूचित जाति में तो अनटचेबिलिटी का मुद्दा था, कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो मुद्दा ही नहीं था। तो इसका विभाजन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करना गैर संवैधानिक है। जब ये गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक काम किया, तो कांग्रेस संविधान बचाने के लिए मैदान में आई क्या? तो संविधान बचाने का वादा किया था। संविधान बचाने का जिन्होंने वादा किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के विरोध में फैसला दिया और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकारों को खतरे में डाला। कोई कांग्रेस बचाने के लिए नहीं आई, कोई संविधान को बचाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, बयान तक नहीं दिया। तो कांग्रेस कभी भी हमारे लोगों के हक और अधिकारों के, SC ST OBC माइनॉरिटी के कभी भी समर्थन में नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका। जब बाबा साहब अंबेडकर जैसे नेता, सक्षम नेता जब थे, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करते थे। बाबा साहब अंबेडकर का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस के लोग करते थे। और इसी वजह से बाबा साहब अंबेडकर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने उनके खिलाफ फालतू आदमी को खड़ा किया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, राममनोहर लोहिया और ऐसे जो लोग थे ना, इनके विरोध में कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा नहीं करती थी। कांग्रेस के विरोध में लड़ते थे, मगर उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करती थी कांग्रेस। और वो लोग संसद में चुनकर जाए, इसके लिए कांग्रेस खुद कोशिश करती थी कि ये लोग चुनकर जाए, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करते थे। जिस व्यक्ति ने संविधान निर्माण करने का काम किया, वो व्यक्ति चुनकर जाए, ऐसा करना चाहिए था कांग्रेस को। ये जो संविधान निर्माण करने का काम किया, वो व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर संसद में चुनकर जाता है, बिगड़ जाता था, तो जाता था। उसके उनको बाबा साहब अम्बेडकर को फालतू आदमी जो है,
उनके खिलाफ चुनाव लड़वाते थे और उसको पैसा, पब्लिसिटी, सभी प्रकार की ताकत देकर उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करवाते थे, चुनवाते थे। ये रिकॉर्डेड बात है, चुनावी रिकॉर्ड के इतिहास में ये सारा का सारा इतिहास अवेलेबल है। और अगर ये इतिहास अवेलेबल है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, हम तो इस आंदोलन का अध्ययन करने वाले लोग हैं, क्योंकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, तो हम तो वो सारे आंदोलन का सारा डाटा हमारे पास है। तो इस तरह से हम लोगों को ये लड़ाई हमको ही लड़ना होगा। कांग्रेस संविधान बचाने का काम नहीं कर सकती, ये उसकी बस की बात नहीं है। और ऐसा करने से उनको जो हायर स्टाटा है जातियों का, संविधान बचाने के लिए वो समर्थन नहीं करते, क्योंकि उनको ये संविधान बचेगा तो हमारे इसी संविधान की वजह से तो हमारे हक और अधिकार कम हो गए। संविधान बचाने का नारा अगर कांग्रेस लगाएगी तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ये बोलेगा अरे इसकी वजह से तो हमारे अधिकार खत्म हो गए, ये इसकी वजह से खत्म हो गए। तो ये अगर ऐसा करते हैं तो हम क्यों कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस ने ये भी सोचा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो बीजेपी के पीछे लग गए हैं, अब ये लोग तो हमें वोट नहीं दे रहे हैं, हमारी पार्टी जरूर उनकी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की पार्टी है, मगर ये तो 2-3 चुनाव से बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जब हमको वोट ही नहीं दे रहे हैं तो हम लोगों को अब वामन मेश्राम ने जो नारे लगाए वही नारे हमको चुराना होगा। कल के अखबार में राहुल गांधी ने कहा अरे बहुजन की लड़ाई तो हम लड़े, अरे चलो वो भी चुरा लिया, तो हम लोग हम लोगों के लिए कोई कुछ रखा ही नहीं। अरे हमने जो मुद्दे उठाए वो सारे के सारे मुद्दे उठाकर वही लोग लेकर चलने की कोशिश करते हैं। जब वो बहुजन का नारा लगाता है राहुल गांधी तो अखबार में छप कर आता है, वामन मेश्राम जब बहुजन का नारा लगाता है तो अखबार के आखिरी पन्ने में भी नहीं आता। अखबार के आखिरी पन्ना का मतलब है पिछवाड़े, अखबार का पिछवाड़ा जो है उसमें भी हमारी खबर छप के नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा डाटा, ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने, मैंने इस सत्र में एक बात बताई थी कि जो अछूतों की समस्या थी वो उस समय सबसे ज्यादा दरिद्री लोग थे, और दरिद्री लोग थे, सबसे ज्यादा दरिद्री लोग थे, उसको इशू नहीं बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको इशू नहीं बनाया। इशू क्या बनाया? शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, आप लोग एजेंडा बनाते हो कि ये हमारी समस्या है, इसको टेकअप करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा कि नहीं इसको टेकअप करने को नहीं, क्या कहा? शासन करती जमात बनाएंगे, इसको इशू बनाएंगे। तो रणनीति समझना होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी चलाना चाहते हो ये बाबा शाबा वाले सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। ये आपने बाबा वाला सब्जेक्ट बनाया ना, राजनीतिक सत्ता का जो विमर्श है, पॉलिटिकल पावर का जो स्ट्रक्चर है, उससे संबंधित विषयों पर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चर्चा करना चाहिए और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। ये बाबा बाबा का मामला मेरे ऊपर छोड़ना चाहिए कि ये वामन मेश्राम का मामला, ये वामन मेश्राम टेकअप कर लेंगे। आप लोगों को पॉलिटिकल पावर के स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। पॉलिटिकल पावर का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिकल पावर के स्ट्रक्चर को कैसे हासिल करना चाहिए, वो कैसे बनता है, कैसे चलता है, उसका संचालन कैसे होता है, इस तरह के विषयों को सब्जेक्ट मैटर बनाया जाना चाहिए। जब आप लोग बाबा का विषय बनाओगे, बाबा लोग सुनेंगे, अरे आप लोग ये पार्टी वाले लोग बाबा के विरोध में अभियान चलाएंगे, वो आपको पता भी नहीं चलने देंगे, SC ST OBC को आपके विरोध में खड़ा कर देंगे। क्या बोलेंगे? तो धर्म विरोधी लोग है भाई,
ये जो भोजन मुक्ति पार्टी के लोग, ये धर्म विरोधी लोग, और हमारे लोग सब उनको राजनीति थोड़ी समझ में आती। हमारे जो लोग है, बाबा ने उनको कान में बताया, धर्म विरोधी लोग है। अब वो बाबा जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है, वो तो आरएसएस के, भाजपा के पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है। वो उनको बुलाकर बोलेंगे ये तो धर्म विरोधी लोग है। अब हमारे लोगों को धर्म क्या है यही पता नहीं है। बाबा बोलेगा वही धर्म है, बाबा जो बोलेगा वही धर्म है। तो इसलिए ये बाबा का विषय मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के विषयों को मानसिक के प्लेटफॉर्म पर भी नहीं उठाया। मैं एक फंडामेंटल बात आपको समझाना चाहता हूं, आपको इसके बारे में बहुत गहरी सूझबूझ होनी चाहिए। वो ये है, वर्ण व्यवस्था का विषय बनाओ। ये विषय बनाने से आपके लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और इसका विरोध जितना बाबा लोग करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास आएगा। डबल बेनिफिट वाला विषय। अगर आप धार्मिक भावनाओं को आधार बनाने वाला विषय बनाओगे तो बाबा लोगों को, हमारे आम आदमी को आपके विरोध में भड़काने का मौका मिलेगा, और आपको वेरीफाई करने के लिए भी अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए तो तब प्रयास करोगे जब आपको मालूम होगा कि बाबा ने आपके विरोध में ऐसे कहा। वो तो उनके, हमारे लोग ये बोलने वाले ही नहीं है, बोलने के लिए आपके पास आने वाले ही नहीं है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन लोगों ने आपके लोगों को आपके खिलाफ में भड़का के रखा। तो ये सब्जेक्ट हमने भी कभी मानसिक के प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट बनाना एक रणनीति का मामला है, सिंपल सब्जेक्ट बनाना मामला नहीं है। कौन से मुद्दों की चर्चा करना चाहिए ये एक मुद्दा है, कौन से मुद्दों की चर्चा नहीं करनी चाहिए ये एक मुद्दा है। रणनीति है ना, सब्जेक्ट बनाना ये रणनीति का मामला है, लड़ाई का मामला है। क्या करना चाहिए लड़ाई का मामला है, क्या नहीं करना चाहिए लड़ाई का मामला चाहिए। नहीं करना चाहिए वही करने का काम करोगे तो फिर तो आपके लोग ही आपके साथ में आएंगे, क्योंकि आपके लोगों के पास आपकी विचारधारा पहुंचेगी, उसके बाद वो जागृत होगा, उसके बाद आपके साथ आएगा। वो तो आपके साथ आया ही नहीं है। वो आने के पहले ही आपने अगर इस तरह का विषय बनाए रखा तो पहले ही इस तरह की धारणाओं के प्रभाव में है, तो वो खुद भी ऐसे बोलेगा कि ये तो धर्म विरोधी लोग है, और ऐसा प्रोपेगेंडा वो करते हैं। तो उनको हमारी तरफ से सबूत पेश नहीं करना चाहिए, और उनको ऐसा अवसर और मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो सबूत के तौर पर पेश करेंगे। देखो ये पंकट, देखो इसमें ऐसी चल रही, और फिर देखो ये जो है इस तरह के भाषण होंगे। हमारे किसी को पता ही नहीं, सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और किसी को पता भी नहीं। तो ये सारा तंत्र है ना, अनुभव से बनाया हुआ तंत्र है। हमको इससे सीखना चाहिए, और सीख करके जो लोगों को, अगर आप वर्ण व्यवस्था के बारे में जागृत करते हो, ये है वास्तविक समस्या। अगर आप जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दासता, क्षुद्रत्व, पिछड़े वर्ग को थोपा देना, ये मूल धर्म है ब्राह्मण धर्म। धार्मिक भावनाएं धर्म नहीं है, धार्मिक भावनाएं धर्म नहीं है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दासता, क्षुद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना, ये कोर रिलीजन है ब्राह्मणों का, ये है मूल धर्म। इस पर हमला करना चाहिए, इस पर अटैक करना चाहिए, तो आपके ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।